हे गाइस, वेलकम टू लेसन सेशंस एकेडमी। मेरा नाम है मनु विराज श्रीवास्तव। कैसे हैं दोस्तों आप सब? दोस्तों आज है 8 जून और दोस्तों आज करंट अफेयर्स नहीं है। मैंने एक ऐसा रूल बनाया है कि महीने के हर मंगलवार यानी कि हर ट्यूसडे को हम करंट अफेयर की जगह पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछले मंगलवार को मैंने मई महीने के जो भी इंपॉर्टेंट डेज थे ये मैंने आपसे डिस्कस किए थे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर में जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये जून मंथ का सेकंड मंगलवार है और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, दरोगा, बैंकिंग जो हर एग्जाम्स में आते हैं, या फिर इवन जनरल नॉलेज के लिए भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है कि हमारे डे टू डे लाइफ में अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ दे तो हमारा वहां पे मुंह ना बना रह जाए दोस्तों। तो ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें जानने भी चाहिए। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियोज हैं आप तक पहुंचती रहें। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का लिंक भी दिया हुआ है, उस पर भी क्लिक करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों स्क्रीन पे दिया हुआ आपका पहला क्वेश्चन, जिसका नाम है, एक्चुअल में ये मैंने एक डेमो क्वेश्चन रखा था, ये पहला क्वेश्चन नहीं, ये एक्चुअल में डेमो क्वेश्चन है। तो आइए इसे ही देख लेते हैं, जो कि काफी कॉमन क्वेश्चन है और जो भी एग्जाम्स आते हैं उनमें हमेशा पूछा जाता है और डेली लाइफ में भी हमें जानना चाहिए कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, यानी कि कौन सी गैस है जो रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में यूज की जाती है। आपके ऑप्शन है फ्रेऑन, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा फ्रेऑन। दोस्तों फ्रेऑन को ही यूज किया जाता है हमारे डेली लाइफ में, जो हमारे घरों में जो हमारे फ्रिज होता है इसमें फ्रेऑन को यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा, जैसे फ्री है, फ्रिज से फ्री होता है, तो फ्रेऑन को फ्रिज से आप कनेक्ट कर सकते हैं, यह याद रखने का तरीका है। अब देखते हैं दोस्तों हमारा पहला प्रश्न। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? आपके ऑप्शन हैं बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान। तो अगर आपको इसका पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था और बांग्लादेश का राष्ट्रगान होता है अमार सोनार बांग्ला। याद रखिएगा, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। आइए देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? हम सबके घरों में हीटर होता है, जिसे हम बहुत सारे हीटर्स पे खाना भी बनाया जाता है। आपने देखा होगा जो पुराने हीटर्स होते थे, और बहुत सारे हीटर्स को ठंड में यूज किया जाता है। तो इसके जो तार होते हैं काफी हैवी होते हैं, जिसके वो जलते नहीं हैं क्योंकि वो हीट होते हैं। वो किसके बने होते हैं? आपके ऑप्शन है नाइक्रोम, सोने के, चांदी के या फिर तांबे के। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों और जनरल नॉलेज के भी बहुत हैवी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा नाइक्रोम। दोस्तों हीटर के जो तार होते हैं वो नाइक्रोम के बने होते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है या फिर जनरल नॉलेज के लिए भी आप इसको जान सकते हैं। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है, अत्यधिक बढ़ता है, कम हो जाता है या फिर ज्यादा हल्का हो जाता है? दोस्तों पिछला जो दरोगा के एग्जाम्स हुए हैं बिहार में, उनमें क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और रेलवे का तो ये फेवरेट ही क्वेश्चन है कि लोहे पर जब भी जंग लगता है, या फिर जनरल नॉलेज में भी अगर लोहे पर जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है। याद रखिएगा, उसका भार बढ़ता है, घटता नहीं है। हम लोग जनरली सोचते हैं कि लोहे पर अगर जंग लग जाएगा तो वो खत्म हो जाता है, नहीं, लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। तो इसे याद रखिएगा। आइए देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन हैं समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या फिर राणा गुप्त। तो इसका आंसर होगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य नाम से भी जाना जाता था। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर आप लूसेंट वगैरह की बुक पढ़ते हैं, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन पता होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? आपको पता है नेपोलियन के बारे में? नेपोलियन एक ने काफी देशों को जीता था, काफी अच्छा योद्धा था। तो उसी के अनुसार भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है जिसने काफी राज्यों को जीता था? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर हर्षवर्धन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारतीय नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो इसे याद रखिएगा, समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का काफी अच्छा शासक था, जिसे ही भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। आज देखते हैं हमारा अगला प्रश्न।
नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? यानी कि देश तो आजाद 1947 में हो गया था, लेकिन नागालैंड को एक अलग से राज्य बनाने में विधिवत राज्य कब बना, कौन से साल में बना ये? तो आपके ऑप्शन है 1963, 1964, 1965 या फिर 1966। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1963 यानी कि 1963। तो इसे याद रखिएगा, काफी एग्जाम से पूछा जाता है कि नागालैंड किस साल में बना, तो 1963। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, यानी कि फ्यूचर मेटल? तो इसका ऑप्शंस हैं टाइटेनियम, लेड, मर्करी या फिर प्लेटिनम। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन भविष्य की धातु यानी कि फ्यूचर मेटल कहा जाता है टाइटेनियम को, तो इसे याद रखिएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली की शासक रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ये आपने पढ़ा होगा, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थी रजिया सुल्तान। ये किसकी पुत्री थे? इस पर काफी सीरियल्स भी बने हैं और फिल्में भी बनी हैं। तो आपके ऑप्शन हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश की ही बेटी थी रजिया सुल्तान। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? अब दोस्तों अगर आप बिहार से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल इस आंसर का पता होगा। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, और मेनली ये कहां से आती है, किस नदी से? तो आपके ऑप्शन है कोसी, माही, रावी या फिर यमुना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कोसी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, जो कि नेपाल से आती है और बिहार में हमेशा हर साल बाढ़ लाती है, इसे याद रखिएगा। आइए देखते हैं हमारा 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न दोस्तों, गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया? यानी कि दोस्तों देखिए, डेट देखिए, 1964, 1965, 1966 या फिर 1967। दोस्तों देश तो, फिर मैंने बोलता हूँ, देश तो 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन नागालैंड के केस में था कि वो एक अलग राज्य कब बना। पहले वो कुछ सम्मिलित राज्य थे, वो अलग राज्य कब बना। यहां पर है कि गोवा जो आज एक स्टेट है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, इसको पुर्तगालियों से कब आजाद कराया गया? आपको पता है कि वास्को डी गामा 1498 में इंडिया में आया था, और उसके बाद से गोवा पे पुर्तगालियों का अधिकार था, पुर्तगाल से आया था। तो इवन देश आजाद होने के बाद भी हमारा गोवा पुर्तगालियों का गुलाम था, तो इसको आजाद कराया गया था 1964 में। तो इसे याद रखिएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां हुई थी? आपके ऑप्शन है रंगून, बर्मा, मॉस्को या फिर बर्लिन। अब देखिए दोस्तों, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर जो थे, इनको अंग्रेजों ने यहाँ से ट्रांसफर कर दिया था इंडिया से। तो इसका आंसर होगा रंगून। रंगून कहाँ है दोस्तों? जो आज का म्यांमार है, वहां पे रंगून नाम की सिटी थी, वहां पे इनको ट्रांसफर कर दिया गया था और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। आज देखते हैं हमारा 12वां प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है एओ ह्यूम, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या फिर जनरल डायर। अब दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे हिंदी में कहते हैं, इसके संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में अगर आपको पता हो तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, यानी कि 1885 में। और इसे किसी इंडियन व्यक्ति ने नहीं, इसे एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ने इसकी स्थापना की थी, इनका नाम था एओ ह्यूम। एओ ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी 1885 में। तो याद रखिएगा, आज जो हमारी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि अपोजिशन में है, इसकी स्थापना एक अंग्रेज व्यक्ति ने की थी, जो कि ब्रिटिश सरकार के एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? आपके ऑप्शन है शहतूत की पत्ती, आम की पत्ती, अनार की पत्ती या फिर अंगूर की पत्ती। दोस्तों अगर आपने कभी रेशम का कीड़ा देखा है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको पता होगा इसका आंसर। अगर नहीं देखा है तो, अगर देखिए, रेशम के कीड़े का जो इनकी जो खेती की जाती है या फिर इनका जो बिजनेस होता है, इसको कहा जाता है सेरीकल्चर। याद रखिएगा, सेरीकल्चर, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो रेशम का जो कीड़ा होता है, ये जनरली खाता है शहतूत की पत्ती। शहतूत की पत्ती स्पेशली इनके लिए प्रोड्यूस की जाती है ताकि इन कीड़ों को खिलाया जा सके, फिर बाद में ये इन ककून बनाते हैं। क्लास 10 की एनसीईआरटी में इस चीज के बारे में काफी अच्छे से है। जब आप एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इसमें आपको पता चलता है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? आपके ऑप्शन हैं अकबर, महाराणा प्रताप, शेर शाह सूरी या फिर मान सिंह। काफी इंपॉर्टेंट और काफी जाना माना क्वेश्चन है ये, और जनरल नॉलेज के लिए भी काफी लोगों को पता है ये ऑलरेडी। अगर आपको नहीं पता है तो इसका आंसर होगा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी दोस्तों, इन्हीं ने ही कराया था ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण,
और आपको पता है शेरशाह सूरी का मकबरा भी है सासाराम में, जो कि बिहार में है। तो आइए देखते हैं हमारा 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न दोस्तों, घरेलू उपयोग वाली चीनी में क्या पाया जाता है? आपके ऑप्शंस है निकोटीन, ग्लूकोज, शर्करा या फिर सुक्रोज। जो चीनी हम लोग घर में यूज करते हैं इसमें क्या पाया जाता है, ये वो पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सुक्रोज। तो इसका आंसर याद रखिएगा कि हमारी डेली यूज वाली चीनी में सुक्रोज पाया जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे भी आ सकते हैं, जनरल नॉलेज के लिए भी काफी अच्छा है ये। देखते हैं हमारा 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न दोस्तों, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? आपके ऑप्शन है दादा साहब फाल्के, पृथ्वीराज कपूर, गोप सेठ या फिर मोतीलाल। तो आपको इसका आंसर मेरे ख्याल से पता चल गया होगा दोस्तों। राजा हरिश्चंद्र जो थी भारत की पहली फिल्म थी और ये एक मूक फिल्म थी, यानी कि इसमें साउंड नहीं था। तो इसका आंसर होगा दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के ने ही पहली भारत की फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र, जिसमें आवाज नहीं थी, और इन्हीं के नाम पे ही इंडियन सिनेमा में अवार्ड दिए जाते हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि काफी सम्मानित अवार्ड है फिल्म इंडस्ट्री में। तो देखते हैं हमारा 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है दोस्तों, पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक हैं, यानी कि वॉर एंड पीस नामक जो बुक है इसके लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है हिलेरी, लियो टॉल्स्टॉय, हॉकिंस कुक या फिर डॉल्फिन। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर होगा लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय दोस्तों एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे और लेखक भी थे, जिससे गांधी जी बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और इन्हीं की बुक है वॉर एंड पीस। तो इसे याद रखिएगा। गांधी जी इनको अपना एक तरह से समझ सकते हैं आप, अपना गुरु भी मानते थे। एक्चुअल में गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, लेकिन इनसे काफी ज्यादा प्रभावित थी लियो टॉल्स्टॉय से। आइए देखते हैं हमारा 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है दोस्तों, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी कि शैल उद्यान किसने बनाया था? आपके ऑप्शंस हैं खिलजी, बाबर, नेकचंद या फिर राम मोहन राय। दोस्तों अगर आप क्लास 11 सीबीएसई से आपने अगर पढ़ाई की या फिर अगर आप उस क्लास में हैं तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा, क्योंकि वहां पे एक चैप्टर है क्लास 11 की सीबीएसई में हॉर्नबिल बुक में, वहां पे चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के बारे में अलग से मेंशन है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों नेकचंद। नेकचंद जी ने ही चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बनवाया है, जहां पे अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनाई हुई हैं। इसको कहते हैं एक डिफरेंट टाइप का आर्ट है वो, यहाँ पे चंडीगढ़ यानी कि जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है और वो एक यूनियन टेरिटरी भी है, यहीं पे रॉक गार्डन है। अगर आप कभी जाएं तो वहां पे बिल्कुल जा सकते हैं, काफी खूबसूरत जगह है ये। आइए देखते हैं हमारा 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न दोस्तों, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो कहाँ हुआ था ये तो सबको पता है, पोरबंदर में हुआ था गुजरात में, लेकिन कब हुआ था? तो इसका आपके ऑप्शन है 1872, 1870, 1871 या फिर 1869। इसका आंसर होगा दोस्तों 1869। याद रखिएगा 1869 में ही गांधी जी का जन्म हुआ था। तो काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। आइए देखते हैं हमारा 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, भारत, चीन या फिर रूस। अब देखिए दोस्तों, इसमें पूछा क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो होगा रूस। आपको पता है रूस, जो अगर आप मैप में देख पाते हैं तो रूस का स्ट्रेच काफी चौड़ा है, यानी उसमें काफी, रूस का आधा आपको समझिए कि 80% पार्ट आपका एशिया में पड़ता है, 20% पार्ट उसका यूरोप में पड़ता है। तो यूरोप वाला जो एरिया उसको यूरेशिया कहते हैं, और इधर जो पड़ता है ये इसको रशिया कहते हैं। तो रशिया पहले एक सोवियत संघ भी कहा जाता था इसे। तो इस हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश आपको रूस है, यानी कि रशिया। तो इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के जो हमारे 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ये यहीं पे खत्म होते हैं। आपको कैसे लगे आप बता सकते हैं। क्या मुझे सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए? आप इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कौन कौन से प्रश्न आपको अच्छे लगे ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, हर मंगलवार को हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस लाते रहेंगे, ताकि जो भी एग्जाम्स हैं, और ये वो क्वेश्चंस है दोस्तों जो हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं। ऐसे 10 से 20 क्वेश्चन हर साल हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, जो एक आप कह सकते हैं क्लीशे क्वेश्चंस हैं, क्लीशे क्वेश्चन जो हर बार पूछे जाते हैं, रिपीटेटिव हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो खत्म होती है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद। और साथ में एक सेकंड साथ में हमारी स्पोकन इंग्लिश की भी सीरीज चल रही है, तो वीडियो एंड होते होते आपको उसका आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को। काफी अच्छी वीडियो है ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश की। तो चलिए दोस्तों वीडियो एंड होती है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद। Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day, make a wish, call it